हाय एवरीवन। तो अपन कल पढ़ रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। तो अपन ने आधुनिक आवर्त सारणी में एस, पी, डी और एफ ब्लॉक को पढ़ा, यानी कि उसमें कितने तत्व पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पे तत्व पाए जाते हैं और उसको कितने मतलब आवर्त, जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, उसको कितने आवर्त में बांटा गया है, कितने वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, कितने आवर्तों में या फिर वर्गों में बांटा गया है, वो अपन ने पढ़ लिया था। तो अब ये सब पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे, यानी कि इस आधुनिक आवर्त सारणी की अनियमितताएं या फिर गुणों में आवर्तिता। ठीक है, तो अगला पॉइंट अपना जो होगा वो होगा, तो अब अपन पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी ट्रेंड है, यानी अनियमितता है या फिर अपन कह सकते हैं आवर्तिता है, या फिर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि गुणों में आवर्तिता। ठीक है, गुणों में आवर्तिता। अब सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि गुणों में आवर्तिता से क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि जब अपन आवर्त सारणी पढ़ रहे थे या फिर अपन ने जब आवर्त सारणी को देखा, तो आपने देखा कि आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखाएं थी उसको अपन क्या बोल रहे थे, आवर्त बोल रहे थे, यानी कि पीरियड बोल रहे थे। ठीक है, और जो लंबवत रेखा थी या ध्रुवाधर रेखा थी उसको अपन बोल रहे थे वर्ग। ठीक है, या ग्रुप। तो जब अपन इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में किसी भी ग्रुप में यदि अपन ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जो तत्व है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट तत्व है, यहाँ पे प्रेजेंट तत्व है, उनमें जो गुणों में भिन्नता आती है, या फिर आवर्त में अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो उनके गुणों में जो अंतर आ रहा है या फिर असमानता आ रही है, अनियमितताएं आ रही है, तो उनको अपन कहते हैं गुणों में आवर्तिता। यानी कि जब अपन किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे या फिर किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या अप टू डाउन जा रहे हैं, तो जो तत्वों के यानी एलिमेंट्स के जो भौतिक या रासायनिक गुण होंगे, यानी कि फिजिकल या केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, भौतिक या रासायनिक गुणों में या फिर रासायनिक गुण, भौतिक या रासायनिक गुण होंगे, वो एक निश्चित क्रम में घटते या बढ़ते हैं। ठीक है, घटते या बढ़ते हैं। तो ये जो इनका रासायनिक या भौतिक गुणों में जो घटना या बढ़ने वाला जो क्रम है, ये किस पर निर्भर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे निर्भर करता है कि जब अपन किसी वर्ग में ऊपर से नीचे या किसी आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, यानी कि अप टू डाउन या फिर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आवर्त सारणी में, तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो निश्चित क्रम में, यानी कि क्रमिक रूप से परिवर्तित होता रहता है, निश्चित क्रम में, या अपन कह सकते हैं क्रमिक रूप में। ठीक है, या अपन कहें तो सीरियल वाइज। ठीक है, यदि अपन देखें कि जैसे अब अपन यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वो एक अलग तरह का चेंजेज आएगा अपन, और यदि अपन अप टू डाउन जा रहे हैं तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चेंजेज आएगा। ठीक है, तो ये जो चेंज है, यही चेंज अपना क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी या फिर आवर्तिता। ओके, समझ आ गया। क्या था कि जब अपन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे, ठीक है, यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे या फिर ऊपर से नीचे जा रहे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे, यानी कि इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में अपन यदि अप टू डाउन जा रहे हैं, तो जो उनके गुणों में चेंजेज आ रहा है, यानी एलिमेंट्स के गुणों में जो चेंजेज आ रहा है, यानी परिवर्तन आ रहा है, वो एक निश्चित होता है, यानी कि क्रमिक होता है। तो वो जो
परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, आवर्तिता कहलाती है। यानी कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से आपका क्या मीनिंग होगा, तो अपन कह सकते हैं कि यदि अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए या फिर आवर्त में यदि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो गुणों में उनके जो भौतिक और रासायनिक यानी कि फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक निश्चित रूप से या निश्चित क्रम से बढ़ता घटता है, या फिर अपन कह सकते हैं उसमें जो एक परिवर्तन होगा वो क्रमिक रूप से होता है। तो इस परिवर्तन को ही आवर्तिता कहते हैं। आई होप आपको यह समझ आया होगा। अब वो कौन कौन से गुण है जिसमें आवर्तिता होती है यानी कि जिनमें परिवर्तन होता है, जैसे अपन देखते हैं पहला है परमाणु आकार, ठीक है, परमाणु आकार या एटॉमिक साइज, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जब अपन कोई, जैसा कि ये आवर्त है, ठीक है, ये पीरियड या आवर्त, और ये जो मॉडर्न आवर्त सारणी है इसका जो लंबवत है या फिर अपन बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल है वो है वर्ग, ठीक है, यानी कि ग्रुप। तो अब अपन देखते हैं कि जब अपन एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यानी कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, ठीक है, तो अब आपने देखा है कि जब अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक में बढ़ोतरी हो रही है, परमाणु क्रमांक में बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, जो जैसे अपन तीसरी आवर्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अपन तीसरी आवर्त की बात कर रहे हैं तो तीसरी आवर्त में यहाँ पे प्रेजेंट है कौन सा, सोडियम, यानी कि सोडियम कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। अब अपन जब लास्ट वर्ग की बात कर रहे हैं, इसमें जो तीसरा आवर्त है यानी थर्ड पीरियड है उसमें क्या प्रेजेंट है, आर्गन, ठीक है, और वो कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। अब आप देख रहे हैं कि जब अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इनके जो परमाणु क्रमांक है यानी कि एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यानी कि इनका जो, जैसे ही अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपने देखा कि जो इसका बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे कितने थे, 11 थे, ठीक है, और यहाँ पे आ रहे 18 आ गए, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो नाभिक है और ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के अट्रैक्शन में आते हैं यानी कि एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये जो नाभिक है इसका प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मान यानी कि EAN का मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मान बढ़ रहा है, इसका मतलब परमाणु का आकार है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु आकार है वो लेफ्ट टू राइट परमाणु आकार कम होता है, ठीक है। यानी कि जब अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु आकार कम होगा। अब अपन देखते हैं यदि एक ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि किसी ग्रुप में यदि अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि अप टू डाउन जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि जो यहाँ पे जो तत्व प्रेजेंट होगा, एलिमेंट होगा, और यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, अपन जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते हैं तो जो एलिमेंट है उसके चारों ओर जो कोष पाए जाते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। अब आप देख सकते हैं कि जो इसका परमाणु का नाभिक है वो इस कोष पे इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा होगा, बल्कि इसके ऊपर कम होगा। यानी कि जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ता जाएगा तो इसका EAN यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ENA, ठीक है, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो घटता जाता है। तो ये घटेगा तो परमाणु आकार है वो बढ़ेगा, यानी कि अप टू डाउन जा रहे तो परमाणु आकार बढ़ता है। तो ये गुणों में आवर्तिता का जो पहला पॉइंट था वो था परमाणु आकार का। अब अपन दूसरा ले रहे हैं परमाणु त्रिज्या। क्या, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु त्रिज्या होती क्या है। सबसे पहले तो
तो आपने देखा होगा कि जो परमाणु की संरचना है वो कैसी होती है, ये कोश है और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, नाभिक पाया जा रहा है। ठीक है, तो जो नाभिक और बाह्यतम कोश यानी जो परमाणु का सबसे आउटर मोस्ट सेल है, क्या आउटर मोस्ट सेल यानी कि बाह्यतम कोश। ठीक है, तो जो नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी है वही आपका परमाणु त्रिज्या है, यानी उसको अपन एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो आपको पूछ लिया जाए कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज रिगार्डेड एज एटॉमिक रेडियस, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसी को अपन एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता ये लगाना है कि आवर्त सारणी में इसमें क्या चेंज आता है, यानी परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आता है। तो अब आप देखते हैं कि जैसे ये जो आवर्त सारणी है, ये तो इसका हो गया वर्ग या ग्रुप, और ये उसका हो गया आवर्त या पीरियड। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि जब अपन एक आवर्त में, कहाँ पे, आवर्त में या फिर पीरियड में, ठीक है, आवर्त या पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे, यानी कि बाएं से दाएं ओर जा रहे, बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं, तो अब आप देखते हैं कि जो इसका परमाणु आकार है वो घटता है। तो सीधी सी बात है, यदि परमाणु आकार घटेगा तो इसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो भी घटेगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रही है तो एटॉमिक रेडियस में क्या होगा, कमी आएगी। अब ये कमी क्यों आएगी वो आपको मैंने पहले बता दिया था कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। किसके कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, सॉरी आकर्षण के कारण। अब आप नाभिकीय आकर्षण या फिर अपन कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ENA। तो ये ENA होता क्या है वो आपको मैंने पहले बता दिया था कि जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसको अपने जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक अपन कह सकते हैं बल महसूस होता है, फोर्स महसूस होता है। तो इसके द्वारा जो भी फोर्स महसूस किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ओर खिंचाव महसूस करता है। तो यही खिंचाव है वो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण कहलाता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव होता है, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होगा। तो अब अपन देखते हैं कि जब अपन लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, यानी कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, तो तत्वों को जो बाह्यतम कोश होता है वो कोश तो सेम रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है या फिर अपन कह सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान बढ़ेगा। अब जब ये बढ़ रहा है, यानी कि ये जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो आकर्षित करेगा तो ये जो बाह्यतम कोश है इसके बीच और इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। अब दूरी कम हो रही है तो एटॉमिक रेडियस भी कम होगी। ये दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस ही कहलाती है। तो ये एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। क्यों होगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण ये आवेश बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो बाह्यतम कोश होता है वो सेम रहता है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती जाती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। अब अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो सीधी सी बात है इसके बीच की दूरी घटेगी। दूरी घट रही है तो ये दूरी ही क्या है, परमाणु त्रिज्या है, तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। अब अपन देखते हैं इसी वर्ग में, ठीक है, क्या है वर्ग में। अब जब वर्ग में अपन ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, यानी कि अप टू डाउन जा रहे हैं, कहाँ कोई भी वर्ग होगा उस वर्ग में यदि अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो परमाणु होता है उसके नाभिक के चारों ओर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। अब जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो अब आप देखते हैं कि जैसे यहाँ पे इस कोष को आप पहले नगण्य मानो, ठीक है, अपन मान लिया यहाँ पे कोष है ही नहीं।
तो यहाँ पे जो इसके द्वारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ENA यानी प्रभावी नाभिकीय आकर्षण है, वो आप देख सकते हैं ज्यादा है। अब जब जब अपन नीचे की ओर जाते हैं तो जो कोषों की संख्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जब कोषों की संख्या यानी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो अब आप देख सकते हैं इनके बीच की दूरी है वो ज्यादा हो रही है, दूरी ज्यादा हो रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब जब ये कम हो रहा है तो इसके बीच की दूरी ज्यादा है, इसलिए तो ये कम हो रहा है, तो ये दूरी ही क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो अब अपन कह सकते हैं कि किसी ग्रुप में या अपन वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। और जब अपन अप टू डाउन जा रहे हैं यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जा रही है तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो घटेगा, और वो घटेगा तो सीधी सी बात है कि इसका परमाणु त्रिज्या है उसका मान बढ़ेगा, यानी कि एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा होगी। अब अपन थर्ड पॉइंट लेते हैं, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या या आयोनिक रेडियस। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयनिक त्रिज्या होती क्या है। तो अब अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो आयनिक त्रिज्या किसकी होगी, किसी आयन की होगी, यानी आयन की त्रिज्या क्या होगी, आयनिक त्रिज्या होगी। अब आपको पता ये लगाना है कि ये आयन बनता किससे है। ठीक है, तो आयन कैसे बनता है कि जैसे किसी गैसीय अवस्था में उदासीन परमाणु द्वारा, यानी गैसीय अवस्था में जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, ये उदासीन परमाणु हो गया। अब इस उदासीन परमाणु द्वारा यदि कोई इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में क्या पाए जा रहे, इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे, यदि इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण किया जा रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन को ये परमाणु दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालने या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो बनता है, स्पीसीज बनती है, तो उस स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। और वो आयन धनायन हो सकता है या ऋणायन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। यानी वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। जब डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव बनेगा, गेन कर रहा है तो नेगेटिव बनेगा, यानी ग्रहण करेगा तो नेगेटिव बनेगा, और प्रदान कर रहा है यानी दान दे रहा है तो वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अब आपको पता क्या लगाना है कि जो आयनिक त्रिज्या क्या होती है। अब आपने ये तो समझ गए कि आयन कैसे बनता है। अब आपने देखा कि आयन बन गया। अब जैसे ये कोई परमाणु है, ठीक है, पहले यहाँ पे माना कि 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया यानी कि क्या बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, यानी अब कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 3 4। अब आपने नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव आयन या ऋणायन। ठीक है, और जैसे ये कोई परमाणु है, ठीक है, इसने जैसे इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। तो यहाँ पे जैसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, और अब इसने डोनेट किया है तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो अब आयनिक त्रिज्या क्या होती है, जैसे यहाँ पे जो नाभिक है, बीच वाला क्या है, नाभिक है। नाभिक और बाह्यतम कोश यानी किसी आयन के बाह्यतम कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो उस कोश के बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाती है, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। तो ये किसकी है, ऋणायन की आयनिक त्रिज्या है, और ये किसकी है, धनायन की आयनिक त्रिज्या है। ठीक है, यानी ये किसकी है, पॉजिटिव आयन की है। क्या है पॉजिटिव आयन की, आयनिक रेडियस है, और ये क्या है, नेगेटिव आयन की आयनिक रेडियस है। अब अपन
अब अपन देखते हैं कि जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे या फिर आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इसमें क्या चेंज होता है, यानी आयनिक त्रिज्या में क्या फर्क आता है। तो अब आपने सबसे पहले अपन ले रहे धनायन बनने को, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई उदासीन परमाणु था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो आपने देखा कि ये तो डोनेट करके धनायन बना रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जैसे कोई परमाणु था, ठीक है, ये नाभिक। अब इसके बाह्यतम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यानी कि बाह्यतम कोश जो था उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। अब जब इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये क्या बन गया, धनायन बन गया। अब जब धनायन बन रहा है तो इसका जो बाह्यतम कोश था वो तो नष्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, वो दान दे दिया इसने, तो अब ये हो गया धनायन। तो इसका बाह्यतम कोश जब नष्ट हो रहा है तो इसके बीच की जो दूरी थी, पहले तो ये दूरी थी और अब यानी कि ये डेस है, और जब यहाँ बी, इस कोश को अपन बी मान लेते तो ये दूरी होगी ए बी, ठीक है। और पहले वाली दूरी क्या थी, ए डैश ए डैश। अब आप देख सकते हैं कि जो ए बी है वो दूरी है ए डैश बी डैश से कम, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी है वो ए और ए डैश से के बीच की दूरी से कम है। तो इसका मतलब जब धनायन बन रहा है तो जो त्रिज्या है या फिर उसकी जो बीच की दूरी है वो कम हो रही है। अब जब दूरी कम हो रही है तो जो यहाँ पे प्रभावी नाभिक की आवेश था क्या, ENE, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जब ये बढ़ेगा तो परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा। परमाणु आकार घट रहा है तो आयनिक की त्रिज्या भी क्या होगी, घटेगी। यानी कि जब धनायन बन रहा है, ठीक है, यानी पॉजिटिव आयन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यानी गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आउटर मोस्ट जो सेल होगा या बाह्यतम कोश है वो नष्ट हो रहा है, बाह्यतम कोश है वो नष्ट हो रहा है, यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल है वो क्या हो रही है, यानी कि डिके हो रही है, यानी कि नष्ट हो रही है। और जब ये नष्ट हो रही है तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है या फिर अपन कह सकते हैं जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण है या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। अब ये जब बढ़ रहा है तो इसका जो आयनिक त्रिज्या है या फिर आयनिक रेडियस है वो क्या होगी, घटेगी। यानी कि जब धनायन बनेगा तो इसकी आयनिक त्रिज्या घटेगी। क्यों घटेगी वो आपको यहाँ पे बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बाह्यतम कोश है वो नष्ट हो सकता है, और जब बाह्यतम कोश नष्ट होगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है यानी कि वो सिकुड़ेगा परमाणु, और यानी कि इन दोनों के नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी। जब दूरी कम हो रही है तो सीधी सी बात है दूरी ही क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। तो ये जो त्रिज्या है वो घटेगी। अब अपन देखते हैं धनायन। अब धनायन तो बनता था तो उसकी आयनिक त्रिज्या क्या हो रही थी, घट रही थी। अब अपन देखते हैं ऋणायन को, ठीक है, ऋणायन यानी कि नेगेटिव आयन, ठीक है। अब नेगेटिव आयन कैसे बनता है, जैसे ये उदासीन परमाणु है, ठीक है। जब ये उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे पहले से 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और जो इस कोश का अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का विन्यास है, यानी इस कोश में अधिकतम कितने, यदि अपन 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो तीसरा कोश बनेगा, यानी कि इसके ऊपर एक और कोश बनेगा। तो पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे एक और कोश बन गया, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो आप देखते हैं इसमें कोशों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि बाह्यतम कोश है वो बढ़ रहा है, बाह्यतम कोश बढ़ रहा है, यानी कि आउटर मोस्ट सेल है जो उसमें इंक्रीजमेंट आ रहा है, ठीक है, यानी कि वो बढ़ रहा है। अब जब आउटर मोस्ट सेल में
बढ़ोतरी हो रही है तो सीधी सी बात है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा या फिर प्रभावी नाभिकीय आकर्षण है वो घट रहा है। क्यों घटेगा? क्योंकि पहले तो इन दोनों के बीच था, तो यहाँ पे ये दोनों नजदीक थे तो इनके बीच का आकर्षण ज्यादा था। अब जब ये कोष बढ़ गया है तो इनके बीच की दूरी बढ़ गई है, तो दूरी बढ़ गई है तो इसका मतलब प्रभावी नाभिकीय आकर्षण है वो घट गया है। जब ये घट गया है तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ी है, तभी तो ये घटा है, तो ये घट रहा है, तो इसका मतलब प्रभावी जो परमाणु त्रिज्या है वो घटेगी। सॉरी, परमाणु त्रिज्या है वो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ेगी। यानी यहाँ पे अपन एटॉमिक रेडियस किसकी ले रही है, मतलब किसके ले रहे हैं, तो आयनिक त्रिज्या है, तो इसका मतलब अपन इसको आयनिक त्रिज्या IR लिख लेते हैं, तो आयनिक रेडियस है वो भी बढ़ेगी। यानी कि सीधी सी बात ये हुई कि जब किसी उदासीन परमाणु को अपन यानी उदासीन परमाणु में अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो नेगेटिव आयन का निर्माण होता है, तो एक नया कोष जुड़ जाता है। नया कोष जुड़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम होगा। जब ये कम हो रहा है तो इसकी साइज में कमी आएगी, यानी कि जो आयनिक रेडियस है वो कम होगी। ठीक है, तो ये थी आपका ये था आपका तीसरा पॉइंट, आयनिक त्रिज्या। अब अपन आगे पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी के बारे में। अब चौथा पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनन एंथैल्पी। अब आपको ये पता होना चाहिए आयनन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, क्योंकि कोई गैसीय अवस्था में कोई तत्व है, उसके अंदर जो परमाणु पाया जा रहा है वो कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब इनमें से यदि अपन को इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको अपन ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि ऊर्जा की जरूरत होगी। तो जो ये दी जाने वाली ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप देखते हैं कि जैसे कोई आवर्त है, ठीक है, यानी पीरियोडिक टेबल का किसी आवर्त में अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि बाएं से दाएं जा रहे हैं। ठीक है, बाएं से दाएं जा रहे, तो आपने देखा कि जो परमाणु आकार है उसमें क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। एटॉमिक साइज में क्या आ रहा था, कमी आ रही थी, यानी कि परमाणु आकार कम हो रहा था। अब जब परमाणु आकार कम हो रहा था तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा था। अब जब ये बढ़ रहा था, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी कि जैसे ये नाभिक है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो यदि बढ़ रहा है, तो यदि ये बढ़ेगा तो अपन इसको बाहर निकालने, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी एनर्जी है वो अपन को ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी इसको जो अपन एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है उसकी जो क्वांटिटी है, यानी उसकी जो मात्रा है उसमें अपन को बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। यानी कि इसमें जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान बढ़ेगा। ठीक है, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। अब जब अपन अप टू डाउन जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपको पता है क्या होगा, एटॉमिक साइज या फिर परमाणु आकार उसमें बढ़ोतरी होगी। जब परमाणु आकार में बढ़ोतरी हो रही है तो एटॉमिक न्यूक्लियर अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन या फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान घटेगा। जब ये घट रहा है इसका मतलब इसमें जो कोषों की संख्या बढ़ रही है, ऊपर से नीचे जा रहे तो कोषों की संख्या बढ़ रही है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है यानी इन दोनों के बीच का जो आकर्षण है वो घट रहा है। जब ये आकर्षण घट रहा है तो जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, दोनों में से कठिन कौन सा होगा, ये वाला कठिन होगा। ये तो सरल होगा क्योंकि इसकी और इसके बीच की दूरी कम है, तो यहाँ पे इतना आकर्षण लगेगा नहीं, इसलिए इसको अपन निकालेंगे तो निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यकता होगी वो इसकी तुलना में कम होगा, यानी कि इसकी तुलना में ऊर्जा की मात्रा कम होगी, यानी अपन को ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। तो कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसका मतलब आयनन एंथैल्पी का मान है वो घटेगा। यानी कि सीधी सी बात ये हुई कि आवर्त सारणी में यदि अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, और जब अपन
किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं यानी अप टू डाउन जा रहे हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान है वो घटेगा। जैसे ये परमाणु, ठीक है, कोई परमाणु है यहाँ पे नाभिक है। अब जब अपन उदासीन परमाणु में से, ये उदासीन परमाणु है, इसमें यदि अपन एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इसको अपन जितनी ऊर्जा दे रहे हैं वो ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और जो ये आयनन एंथैल्पी होगी इसको अपन कहते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी। ठीक है, अब जब अपन ये हो गया कितना नाभिक था उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अपन ऐड किया, यानी कि ये कैसा बन गया? अब ऋणायन बन गया। ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव आयन बन गया। अब जब ये नेगेटिव आयन बन गया है तो अब अपन इसको और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड तो करा सकते हैं। ठीक है, जब इसमें और इलेक्ट्रॉन अपन जोड़ेंगे तो नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ना, यानी कि इन दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षण होगा। जब प्रतिकर्षण होगा तो अपन को ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। अब जब ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी तो यानी पहले की तुलना में अब ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ रही है, तो ये जो ऊर्जा दे रही है तो ये क्या कहलाएगी? आयनन एंथैल्पी कहलाएगी। और ये जो ऋणावेशित आयन को अपन ऊर्जा दे रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, तो वो क्या कहलाती है? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो प्रथम आयनन एंथैल्पी थी उसका मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी की तुलना में कम था, यानी कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसका मान सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तुलना में कम है। क्योंकि कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो अपन उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं और यहाँ पे ऋणावेशित में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है यदि अपन ऋणावेशित है तो यानी उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज में अपन इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं यानी कि इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो अपन अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब अपना अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसे अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है? बंधुता, सीधी सी बात है, बंधुता यानी अपनी ओर जोड़ना, भाईचारा अपन कह सकते हैं। जैसे कोई उदासीन परमाणु, ठीक है, कैसी अवस्था में किसी तत्व के उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसके द्वारा जो मुक्त ऊर्जा होगी उसी को अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब अपन ये तो पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती क्या है, तो अब अपन देखते हैं कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्या चेंजेस आता है। तो आपने देखा कि जब अपन आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यानी कि बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो उसका जो परमाणु आकार है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी कि एटॉमिक साइज है वो घट रहा है। और जब एटॉमिक साइज घट रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, यानी कि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो आकर्षण है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसका भी अट्रैक्शन तो होगा इसका नाभिक का, तो मतलब ये अपने ओर आकर्षित करेगा, यानी कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो अपनी ओर आकर्षित करेगा ही, तो करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ रहा है। अब जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं यानी अप टू डाउन जा रहे हैं, तो आपने देखा कि कभी कभार क्या होता है कि ज्यादातर तो जो परमाणु आकार है उसमें बढ़ोतरी होती है। जब बढ़ोतरी हो रही है यानी कि एटॉमिक साइज में बढ़ोतरी होगी, साइज में बढ़ोतरी हो रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन में कमी आएगी, यानी कि प्रभावी नाभिक के आवेश में कमी आएगी। जब प्रभावी नाभिक के आवेश में कमी आ रही है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता है या जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है उसका मान क्या होगा? घटेगा। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत ऋणता के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कोई सहसंयोजक परमाणु, ठीक है, जैसे सॉरी यौगिक है, जैसे ये कोई यौगिक है, यानी कि ये कोई दो तत्व है, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए, यानी कि सहसंयोजक बंध से बंधे हुए, यानी कि ये क्या हो गए, सहसंयोजी यौगिक हो गए, ठीक है। अब जब ये सहसंयोजक है, इसमें से कोई एक पर वो यदि इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका, ये दोनों मिलके क्या बना रहे, बॉन्ड बना रहे। जब कोई एक परमाणु किसी मतलब उस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो जो आकर्षित करने का जो गुण है उसी को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर विद्युत ऋणता, ठीक है। क्या होती है विद्युत ऋणता, कि किसी सहसंयोजी यौगिक में किसी परमाणु द्वारा उस यौगिक में उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है या फिर जो गुण है, वही क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता कहलाती है। ये एक सापेक्ष प्रवृत्ति है, यानी विद्युत ऋणता क्या है, किसी परमाणु की सापेक्ष प्रवृत्ति, यानी कि रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे है कि ये किसी दूसरे परमाणु की उपस्थिति में ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये एक परमाणु है और वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है तो उसको अपन विद्युत ऋणता कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके साथ बंध के साथ जो भी दूसरा परमाणु जुड़ा होगा, यदि वो बंध के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है तो वो ही विद्युत ऋणता है, यानी कि ये सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब क्या हुआ कि किसी दूसरे की रेस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे इस परमाणु की रेस्पेक्ट में ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो ये होती है विद्युत ऋणता। अब अपन देखते हैं कि जब अपन आवर्त सारणी में किसी आवर्त में, ठीक है, मॉडर्न आवर्त सारणी में किसी आवर्त में या फिर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे, लेफ्ट टू राइट जा रहे, तो आपने देखा कि जो एटॉमिक साइज है या फिर परमाणु आकार है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। जब परमाणु आकार में कमी आ रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन में बढ़ोतरी हो रही है, इसका मतलब जो विद्युत ऋणता है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अट्रैक्शन करने की क्षमता तो क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है, तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी। अब जब अपन किसी वर्ग में या ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे, अब जब अप टू डाउन जा रहे हैं यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु आकार में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। क्यों, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है। अब जब परमाणु आकार में बढ़ोतरी हो रही है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कम होगी, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम होगी। तो ये थे आज के टॉपिक। अपन ने गुणों में आवर्तिता, जिसमें अपन ने 6 टॉपिक पढ़े थे। पहला था परमाणु आकार, ठीक है, उसके बाद दूसरा था परमाणु त्रिज्या, फिर अपन ने पढ़ी थी आयनिक त्रिज्या, ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था आयनन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था आयनन इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था विद्युत ऋणता के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।